विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है अकबर की दक्षिण नीति। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने उत्तर भारत की विजय और उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रति किस तरह से अकबर ने नीति अपनाई थी, उस पर हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। और आज हम दक्षिण भारत की विजय को समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं कि अकबर ने दक्षिण नीति के क्या उद्देश्य थे या वो दक्षिण को क्यों जीतना चाहता था। तो सबसे पहली बात है कि चूंकि अकबर महत्वाकांक्षी था और वह साम्राज्य विस्तार की नीति पर चल रहा था, इसलिए अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा के लिए वह दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। इसके अलावा वह पूरे भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिवर्तित करना चाहता था और इसके लिए दक्षिण भारत को भी भारतीय साम्राज्य में शामिल करना आवश्यक था। साथ में ही वह अपनी सेना को फ्री नहीं छोड़ना चाहता था और वह अपनी सेना की व्यस्तता के लिए जब उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी सीमांत पर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो अब उसने अपनी सेना को व्यस्त रखने के लिए उसने दक्षिण की तरफ अभियान करने का निश्चय किया। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। राजनीतिक एकता का अभाव था। साथ में ही आपस में जो उत्तराधिकारी के युद्ध चल रहे थे, या एक तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में आपस में गृह युद्धों की सी स्थिति थी। अकबर ने इस स्थिति का फायदा उठाने का निश्चय किया। इसके अलावा अरब सागर पर व्यापारी एकाधिकार जमाने का जो यूरोपीय जो व्यापारी है वो प्रयास कर रहे थे और अकबर यह चाहता था कि इनको ज्यादा मौका ना देकर वो स्वयं ही इस हिस्से पर अधिकार कर ले। तो अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दक्षिण भारत पर विजय करने का अकबर ने निश्चय किया। अकबर ने सबसे पहले 1591 में दक्षिण के जो 4 राज्य थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और जो खानदेश, उसके पास इस संदर्भ में एक दूत भेजकर यह कहा कि वो अकबर की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार कर ले, अर्थात वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले। खानदेश का जो राजा था अली खां, उसकी जो सीमा है वो अकबर के राज्य से लगती थी, इसलिए उसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसको वार्षिक कर देना आरंभ कर दिया। लेकिन जो 3 अन्य जो राज्य थे, जैसे कि अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन्होंने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अतः अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और अपना जो द्वितीय पुत्र था उसका मुराद, उन दोनों को 1593 में अहमदनगर को जीतने के लिए सेना सहित रवाना किया। अकबर को शीघ्र ही अहमदनगर पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया और 1595 में जब अहमदनगर में गृह युद्ध आरंभ हुआ, तो अहमदनगर के एक दल ने अकबर से सहायता की याचना की और इस संदर्भ में एक दल ने शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खानों को सहायता के लिए आमंत्रित किया और अकबर ने भी समय न गवाते हुए तत्काल ही अहमदनगर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अतः 1595 में अब्दुल रहीम खान खाना और राजकुमार मुराद के अधीन मुगल सेना को अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया, जिन्होंने दुर्ग को घेर लिया। और यहाँ की जो शासिका थी वो चांद बीबी थी, जो कि अपने अल्पवयस्क जो पुत्र था उसकी संरक्षिका के तौर पर यहाँ शासन का संचालन कर रही थी। यद्यपि चांद बीबी के द्वारा मुगलों का बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से सामना किया गया। चांद बीबी यद्यपि मुगल सेना का सामना कर रही थी, लेकिन इसी समय यह महसूस किया गया मुगल सेना के द्वारा कि मुगल अधिकारियों में आपस में मतभेद है। साथ में ही उनके द्वारा अहमदनगर के किले को घेर तो लिया गया था, लेकिन अब सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में रसद उनके पास नहीं था। इसके अलावा बीजापुर और जो गोलकुंडा की जो सेना है वो भी इस ओर बढ़ी चली आ रही थी। इन परिस्थितियों में मुगलों ने संधि करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। दूसरी तरफ
चांद बीबी को भी यह महसूस हुआ कि किले में रसद की कमी हो गई है, और वो यह भी देख रही थी कि मुगल बहुत ही वीरता से स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो इन परिस्थिति में दोनों ही पक्षों के द्वारा संधि करने का निश्चय किया गया, और 20 मार्च 1596 में मुगल अधिकारियों को बहुमूल्य नजराने दिए गए, सोने चांदी बांटे गए और बरार का प्रदेश देने का वचन देकर दोनों पक्षों के बीच संधि हुई, और जिसमें मुगल बादशाह की अधीनता में इब्राहिम निजाम शाह का जो पुत्र था बहादुर शाह, जो कि उस समय एक बालक ही था, उसको अहमदनगर का सुल्तान बना दिया गया। परंतु यह जो समझौता है वो ज्यादा अधिक समय तक नहीं टिक सका, और चांद बीबी ने अपने को शासन से अलग कर लिया था, और अन्य जो सरदारों ने संधि को ठुकराकर बरार को मुगलों से जीतने का प्रयत्न किया। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना ने मुगलों से लड़ने के लिए वह आगे बढ़ती है, और शाहरुख मिर्जा और खान खां का नेतृत्व में मुगल सेना ने 5 फरवरी 1597 में सूपा में उनका मुकाबला किया। इस संघर्ष में मुगलों को बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ी, और मुगलों को भारी जन और धन की हानि हुई, जिसके कारण खानदेश का जो राजा था अली खां का मुगलों के पक्ष में युद्ध करते हुए मारा जाना एक मुख्य उनकी हानि थी। लेकिन अंततः जो विजय है वो मुगलों को ही प्राप्त हुई, और मुराद और खान खाना की जो व्यक्तिगत शत्रुता को देखते हुए अकबर ने 1597 में अबुल फजल को दक्षिण को जीतने के लिए रवाना किया, और उसने खान खाना को वापस बुला लिया। इसी प्रकार से शहजादे मुराद की जगह शहजादा दानियाल को नियुक्त किया गया, और कुछ वर्षों के बाद चांद बीबी भी षड्यंत्रकारियों के हाथों और अमीरों के हाथों मारी गई। इस तरह से अहमदनगर पर अधिकार कर लिया गया, और वहां के शासक को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। अब बात करते हैं असीरगढ़ की विजय, जो कि 1601 में हुई थी। असीरगढ़ का जो किला था वो खानदेश में स्थित था, और यह दक्षिण भारत के मार्ग में पड़ने के कारण इसको दक्षिण भारत का फाटक कहा जाता था। खानदेश का जो शासक था अली खां, उसकी मृत्यु होने के बाद उसके जो पुत्र थे मीर बहादुर ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अतः खानदेश का जो नया जो शासक है मीर बहादुर, उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और इस किले को अपनी रक्षा के लिए सुदृढ़ करना उसने आरंभ कर दिया था। इसलिए 1599 में अकबर ने खानदेश पर आक्रमण करके वहां की जो राजधानी थी बुरहानपुर, उस पर अधिकार कर लिया, और उसके उपरांत असीरगढ़ के दुर्ग को, जो कि गोला बारूद और युद्ध की सामग्री से परिपूर्ण था, वहां पर घेरा डाला। यह जो घेरा है वो बहुत ही लंबे समय तक पड़ा रहा, किंतु मुगलों की युद्ध कुशलता और किले में फैली महामारी से भयभीत होकर 21 दिसंबर 1600 में खानदेश के जो शासक था बहादुर खां, उसने अपने आप को अकबर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु जो किले का जो नायक था याकूत खां और अन्य जो दुर्ग रक्षक थे, उन्होंने कुछ दिन तक मुगलों का सामना किया, परंतु अकबर के द्वारा पद और धन का लालच दिए जाने के पश्चात 6 जनवरी 1601 में उन्होंने भी किले को अकबर को समर्पित कर दिया। इस तरह से जो पूरा जो खानदेश का जो प्रदेश था उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, और बहादुर खां को सपरिवार ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। अब बात करते हैं कि अकबर की जो दक्षिण नीति है उसका क्या परिणाम हुआ। तो उसकी दक्षिण नीति के परिणाम स्वरूप दक्षिण में खानदेश, बरार और अहमदनगर का जो दुर्ग है और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो मुगल साम्राज्य का अंग हो गया था। उसके अधिकार में बुरहानपुर, असीरगढ़, अहमदनगर जैसे सुदृढ़ दुर्ग आ गए, और वहां पर उसके वंशजों के लिए दक्षिण पर अधिकार करना पहले से अधिक सुगम हो गया था। इस प्रकार अकबर ने अपनी विजयों के द्वारा पश्चिम में काबुल और कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार तक
एक विस्तृत जो भूभाग है उस पर अधिकार कर लिया, और यह अकबर की एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब भारत में मुगल साम्राज्य सबसे विस्तृत और शक्तिशाली हो गया। साथ में ही मुगलों के द्वारा अफगान सत्ता का पूरी तरह से उसको कुचल दिया गया, और मेवाड़ को छोड़कर बाकी जो राजपूत जो राजाएं थे, उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अकबर उत्तरी भारत पर पूर्ण अधिकार करने के बाद दक्षिण में प्रवेश उसने कर लिया था, और उसने उसके जो उत्तराधिकारियों के लिए उसने संपूर्ण भारत को जीतने का जो मार्ग है वो अब खोल दिया था। अब बात करते हैं कि यद्यपि अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि हिंदू कुश से लेकर आसाम तक और उड़ीसा तक, कश्मीर और हिमालय से लेकर बलूचिस्तान तक, सिंध और गुजरात तक उसका राज्य फैला हुआ था। इसके अलावा अहमदनगर, खानदेश, बरार और गोंडवाना के प्रदेश भी उसके राज्य में थे। यद्यपि अकबर के द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा को जीता नहीं गया था। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई।